नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के चुनावी समर में दम भरने को तैयार हैं। अब से कुछ देर बाद वो बांका में रैली करेंगे। महागठबंधन के कद्दावर नेता भी प्रचार की कमान संभालने को तैयार हैं। इस सिलसिले में कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 रैलियां करेंगी। चुनाव आयोग की टीम भी धन बल के दुरुपयोग पर अंकुश के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारियों ने अब तक 12 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त की, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य से बरामद राशि का दुगना है। तीसरे दौर के लिए नामांकन का सिलसिला तेज हो गया है। हर इलाके से विकास एक बड़ा मुद्दा भी बनकर उभर रहा है। इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बांका में रैली। सोनिया गांधी कल भागलपुर और गया में करेंगी जनसभा को संबोधित। आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव और सुशील मोदी को चुनाव आयोग का नोटिस, मंगलवार तक देना है जवाब। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में वादों की झड़ी। विकास से लेकर रोजगार और बेहतर शिक्षा पर जोर। विरोधियों ने कहा जुमलों का दस्तावेज। दूसरे दौर की 32 सीटों पर 458 उम्मीदवार। कल 13 लोगों ने नाम वापस लिए। अरवल जिले की कुर्था सीट पर सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी। बिहार के सियासी समर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांका में रैली को संबोधित करेंगे। सूबे में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी बिहार में 4 परिवर्तन रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 4 परिवर्तन रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संबोधित कर चुके हैं और आज बांका से चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उनका एक बार फिर प्रचार की शुरुआत हो रही है। करीब 500 रैलियों और जनसभाओं का कार्यक्रम बनाया गया है पार्टी की तरफ से। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के रण में कई रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। बांका में प्रधानमंत्री की आज की रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव के साथ एनडीए के घटक दलों के नेता रामविलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शिरकत करेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता रवीन शुरान सिताब दियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पुश्तैनी घर पर मौजूद हैं। आइए बिहार की सियासी हलचल पर उनसे बात करते हैं। और रवीन, आपका रुख करेंगे। आज से प्रचार अभियान और तेज हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार के रण में बांका में रैली करने वाले हैं, लेकिन इस समय आप लोक नायक के घर पर मौजूद हैं। जयप्रकाश नारायण वो शख्सियत आज जिनको गुरु मानकर तमाम नेता हमें बिहार में ही दिखाई देते, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, खुद सुशील मोदी हो या रामविलास पासवान हो। उनकी राजनीति, उनकी शख्सियत, उनकी विचारधारा किस तरह की रही है हम सब जानते हैं। लेकिन आज आपको लगता है कि जो हमें बिहार में जोर आजमाइश दिख रही है, खासकर हमें जो बोल दिख रहे हैं बिहार में, वो जेपी होते आज तो क्या कहते? जी प्रीति, देखिए मैं जेपी के घर पर हूँ, पुश्तैनी निवास पर, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिससे कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। आजादी के आंदोलन में जब नवीन की आवाज हम तक आना बंद हो गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घर पर मौजूद हैं, उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं रवीन शुरान, और हमें बिहार की सरगर्मियां भी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांका में रैली होनी है। एनडीए घटक दल के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता भी हमें बांका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कल भागलपुर और गया में रैलियों को संबोधित करेंगी। भागलपुर के कहगांव और गया में वजीरगंज में जनता से मुखातिब होती सोनिया गांधी नजर आएंगी। कांग्रेस ने भी बिहार के सियासी समर में प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी हमें अलग अलग जगह रैलियां करती नजर आएंगी। 7 अक्टूबर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रचार के रण में बिहार में नजर आने वाले हैं। और 7 अक्टूबर को राहुल गांधी बेगूसराय के बछवाड़ा, शेखपुरा के बरबीघा और सासाराम के चिनारी में जनसभाएं करेंगे। और उसके बाद 26 और 30 अक्टूबर को उनकी रैलियों के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।
चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आयोग ने दोनों नेताओं से 6 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से पहले अपना पक्ष रखने को कहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 29 सितंबर को राघोपुर की रैली में जातिगत बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। जबकि सुशील मोदी ने भभुआ की रैली में जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। सुशील मोदी ने अपने भाषण में हर गरीब परिवार को रंगीन टीवी और हर साल धोती, साड़ी और लड़कियों को स्कूटी देने का चुनावी वादा किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस को जेडीयू और कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण बताया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि प्रचार के दौरान बीजेपी नेता लगातार सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लालू प्रसाद जी के एक वक्तव्य के बाद ही चुनाव आयोग का उनको नोटिस आ गया जांच का। ये तो सरासर बेइंसाफी है, एक तरफा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके के सवालात उठा रहे हैं, जिस तरीके से देश के अंदर फिरका परस्ती पैदा कर रहे हैं, कम्युनल टेंशन पैदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों पर क्यों नहीं जवाब मांग रहा है? बीजेपी ने कल बिहार चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी के विकास की सोच को जनता के सामने रखा, जिसमें राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर और उच्च शिक्षा के वादे शामिल हैं। पटना में केंद्रीय और राज्य के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा खोला। चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी कर उन्होंने पार्टी की सोच को साझा किया। बिहार की पावर, बिजली की समस्या, उसका हल ढूंढना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, आरंभ में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने और फिर बिहार के अंदर बिजली भी उपलब्ध हो तो कुछ जनरल इंडस्ट्री बने, बिहार के अंदर रोजगार के साधन हो। मदद के लिए केंद्र सरकार हमेशा पीछे खड़ी रहेगी। बीजेपी ने इस पत्र में गरीब परिवारों को रोजगार मुहैया कराने, केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सारा पैसा राज्य को देने, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, अराजकता मुक्त माहौल बनाने का वादा भी किया। इसके साथ ही पार्टी ने बिजली की समस्या दूर करने, हर घर तक बिजली पहुंचाने, युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने का भरोसा दिया। विजन डॉक्यूमेंट में उच्च शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अधिक अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। तो किसानों के लिए भी कई वादे हैं। पार्टी के मुताबिक किसानों की बिजली पानी की समस्या तो दूर की जाएगी, साथ ही उन्हें बीज और खाद भी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के पत्र में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया और इसके लिए कई योजनाएं लाने की बात कही गई है। आधुनिक बिहार, एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक ऐसा बिहार जहां रोजगार के साधन सृजित हो सके। इसलिए हमने स्किल्ड बिहार की बात कही है, हमने और मेक इन बिहार की बात कही है। यहाँ के लोगों का कौशल का विकास हो, ताकि लोग कौशल के विकास के बाद अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजी रोटी कमा सके, एक बेहतर रोजगार उनको मिल सके। इन तमाम बातों का उल्लेख इस दृष्टि पत्र में हम लोगों ने किया है। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में छात्रों को लैपटॉप, दलित और महादलित परिवारों को रंगीन टीवी, लड़कियों को स्कूटी, जबकि गरीब परिवारों को हर साल धोती, साड़ी देने का वादा भी किया। विरोधी पार्टियां बीजेपी के तमाम वादों को लेकर आलोचना कर रही हैं। आपको यकीन से कह सकता हूं कि उस दस्तावेज में वादों की बौछार होगी और चुनाव के बाद अगर उन वादों को कार्यान्वित करने की बात उठे तो जुमलों की भी बौछार होगी। मैं मानता हूं कि ये हास्यास्पद है। जिस दल के पास, जिस विचारधारा के पास कोई विजन ना हो, वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। हम तो उनका विजन जानते हैं। भागवत साहब बैठते हैं, जो उनकी पैतृक संस्था के सबसे बड़े पितामह हैं, वो बैठ के कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा करो। कैसी समीक्षा करो? कुलीन समीक्षा करो और तमाम पिछड़े दलितों, महादलितों को हक से महरूम कर दो। ये उनका विजन है। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं ने प्रचार में शब्दों पर संयम तोड़ना शुरू कर दिया है।
हर दल के उम्मीदवार और उनके समर्थक प्रतिद्वंद्वियों के लिए घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, तो पार्टियों के बड़े नेता भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बिहार के चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। कई धुर विरोधी आमने सामने हैं तो कई साथ हो लिए हैं, लिहाजा बयानों का स्तर भी गिरता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आरोपों का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस तरह दिया। अमित शाह को भारत ही नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। नरभक्षी, इन नरभक्षी को बिहार में घूमने का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कई तीखे आरोप लगाए। जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पटना में लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक फर्जी जांच बिछाई थी, फर्जी, फैब्रिकेटेड, जिसने एक फर्जी रिपोर्ट दी कि कार सेवकों ने स्वयं साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी। और जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया जिसकी वजह से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उनकी मदद करने के लिए वो घटना थी। और अमित जी के खिलाफ जो झूठा फर्जी केस बनाया गया उसमें भी अदालत का फैसला आ चुका है। 5 चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार अभियान में उतर रहे हैं। अक्टूबर का महीना प्रचार के लिहाज से खासा गर्म रहने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार में उतरने वाले हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर से रैली की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू अध्यक्ष शरद पवार ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की कड़ी आलोचना की है। माफ कीजिएगा, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिहार चुनाव में इस मुद्दे को हवा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण जैसे मुद्दे पर जारी बहस के बीच जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि बीजेपी को इस पर बहस बंद करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी और संघ प्रमुख की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को उछाल रही है। संविधान को कोई देख ही नहीं रहा, जनता को किसी तरह से छल प्रपंच में डालना है। इस बात को और इसमें आग में घी डालने का काम संघ प्रमुख ने इसमें घी डालने का काम किया। शरद यादव ने कहा है कि आरक्षण को बंद करना किसी के वश की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बीजेपी समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रही है। जो सोशल डिस्पैरिटी है, सामाजिक विषमता है, इस देश की हर तरह की समस्या का हर तरह की समस्या का स्रोत है। बिहार चुनाव में इस बार आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति पर समीक्षा की बात कही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इससे इनकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टियों का प्रचार भी तेज होता जा रहा है। नेता जनता को अपने पाले में करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। महागठबंधन के बड़े नेता भी रैलियां करने में जुटे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महुआ में अपने बेटे के लिए प्रचार किया।
हाथ जोड़कर वोट मांग रही ये हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राबड़ी अपने बेटे तेज प्रताप के लिए वोट मांगने महुआ पहुंची हैं। वो जनता से मुखातिब हुई, लेकिन वोट मांगते मांगते वो अचानक मतदान की तारीख ही भूल गई। 5 को नॉमिनेशन है। हालांकि तेज प्रताप उनके साथ मौजूद नहीं थे। इस दौरान राबड़ी देवी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी कई आरोप लगाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर की एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाषण के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का गठबंधन है, वो विकास के नाम पर लोगों के आंख में धूल फेंक डालना चाहती है। उस पार्टी का क्या मतलब है जिस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो वायदे किए उस पर अमल नहीं किया। चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रैलियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहले दौर में करीब 42% प्रत्याशियों की उम्र 40 साल से कम। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरू सुल्तानपुरी। लेके पहला पहला जब दिल ही टूट गया पत्थर के सनम बचना ए हसीनों पापा कहते हैं आई लव यू जानम समझा करो। उनकी नजर उनका शहर में मिली इस बार मजरू सुल्तानपुरी से। बिहार में दूसरे दौर के मतदान के लिए 458 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापस लेने के अंतिम दिन कल 13 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इस दौर के लिए 28 सितंबर तक कुल 499 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। इनमें से 28 की दावेदारी चुनाव आयोग ने रद्द कर दी थी। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद के साथ गया भी शामिल है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की दोनों सीटें मखदूमपुर और इमामगंज इस दौर में ही पड़ती हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार अरवल जिले की कुर्था सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोह सीट पर 21, जबकि औरंगाबाद और भभुआ में 20-20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गया जिले में इमामगंज सीट पर सबसे कम 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस दौर में कुल 85,86,704 मतदाता हैं। बिहार चुनाव के दौरान धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके तहत चुनावी मशीनरी ने अब तक 12 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। ये पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई राशि से दोगुने से भी ज्यादा है। बुधवार शाम तक 12 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है। इसके अलावा अधिकारियों ने 60,30,000 रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। साथ ही 58,12,000 नेपाली रुपए और 13,22,000 रुपए के नकली भारतीय नोट भी जब्त किए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों ने बिहार से 6 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। आरजेडी के युवा चेहरे और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का मानना है कि पार्टी ने बदलते वक्त के हिसाब से प्रचार की रणनीति में भी बदलाव किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में तेजस्वी ने एनडीए के जंगल राज के आरोपों को निराधार बताया। तेजस्वी यादव वैशाली के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आजकल जो है जनरेशन थोड़ा सा बदल रहा है, जबकि आरजेडी को जो है थोड़ा सा परंपरागत वोटर और उस तरीके का माना जाता है। तो आप लोग किस तरीके से इस चुनौती को लेंगे, खासतौर पे जो फेसबुक की जनरेशन है और जो व्हाट्सएप वाली जनरेशन है? देखिए, पहले का दौर अलग था, कैंपेनिंग का स्टाइल अलग हुआ करता था। उस समय साधन नहीं होती थी, सुविधा नहीं होती थी, फोन तक नहीं हुआ करता था, तब भी लोग जनसंपर्क करने का काम करते थे। और आज के
दिन तो काफी आसानी हो गई। घर बैठे बैठे आप लाखों लोग तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को ले सकते हैं। तो ये जो जितनी भी नई चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, आजकल देखेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टियों का भी सिनारियो चेंज हो गया है। कॉरपोरेट कंपनियों के तरह काम करने का काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि आरजेडी भी समय के साथ बदल गई है? एकदम बदल गई। आप देखे होंगे आरजेडी का अपना वेबसाइट है, आरजेडी के नेता लालू जी ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं। हम लोगों ने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर रखा है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है। जी, आखिरी सवाल सर, जब लालू जी की सरकार आई होगी तब तो बिल्कुल आप 1-2 साल के बच्चे रहे होंगे सबसे पहले 90 में। उसके बाद 15 साल और 10 साल के बाद जो है, अब आपको सुनने में हर चुनाव में हम लोगों को आ रहा है कि जंगल राज का जिक्र, तो वो चीज भी कहीं आड़े आ रही है आपको या आपकी छवि को प्रभावित कर रही है? देखिए, ऐसा कोई नहीं है। बिहार की जनता सारे शासनों को देखने का मौका मिला। अगर जंगल राज होता तो 15 साल ऐसे ही हम लोग राज नहीं करते। और जंगल राज कहने का कोई आधार होना चाहिए। उनके पास कोई आधार नहीं है। उनके पास एक ही आधार है कि भाई बीजेपी आएगी तो मंगल राज रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगी तो हर जगह जंगल राज रहेगा। ये थे तेजस्वी यादव जी, जिनका कहना है कि बिहार जो है वो लालू जी के शासन के बाद से बहुत आगे बढ़ गया है और ये जो जंगल राज है ये कहीं अभी दिखता नहीं है और न इसके आने की कोई संभावना है। और अगर आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार आती है तो ये जो है बिहार को एक बार फिर से प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नौजवान उम्मीदवारों को टिकट देने में राजनीतिक दलों ने दरियादिली दिखाई है। सियासी रण के पहले दौर में करीब 42% प्रत्याशियों की उम्र 40 साल से कम है। इनमें 2 मौजूदा सांसदों के बेटे भी हैं, तो छात्र राजनीति में दखल रखने वाले युवा भी हैं। नौजवान नेताओं की ये नई जमात जनता के बीच नए विचार और नई सोच को दमदार अंदाज में रख रही है। युवाओं का देश भारत। दुनिया भर में सबसे ज्यादा युवा भारत में ही रहते हैं। बावजूद इसके नौजवानों को राजनीति में मौके देने में हर बार पार्टियां उतनी दरियादिली नहीं दिखाती। नतीजतन राजनीति में नेतृत्व के बजाय युवा पीढ़ी की अनुयायी के तौर पर मौजूदगी ज्यादा दिखती है। बिहार के सियासी समर में पार्टियों की हार और जीत में युवा वोटर अहम किरदार निभा सकते हैं। यही वजह है कि इस बार राजनीतिक दलों ने युवा प्रत्याशियों को बड़ी तादाद में चुनावी टिकट बांटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौर के लिए 586 उम्मीदवारों में से 249 प्रत्याशियों की उम्र 40 साल से कम है। ज्यादातर छोटी पार्टियों ने युवा उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि कई युवा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी दांव आजमा रहे हैं। पहले दौर में करीब 6,68,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से करीब 3,79,000 वोटर युवा हैं, यानी करीब 57% युवा मतदाता इस बार प्रत्याशियों की जीत हार तय करेंगे। इस दौर के युवा उम्मीदवारों में बीजेपी के मौजूदा सांसद अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में दांव आजमा रहे हैं। भागलपुर जिले में 142 उम्मीदवारों में से 42 उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम है। वहीं एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज भी समस्तीपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से मैदान में हैं। 26 साल के प्रिंस राज एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के भतीजे हैं। पहले दौर में छात्र राजनीति में दखल रखने वाले युवा नेता भी सियासी तकदीर आजमा रहे हैं। बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे मृणाल शेखर अमरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बांका जिले के इस विधानसभा क्षेत्र में 11 प्रत्याशी युवा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। और अगली खास पेशकश विधानसभा चुनाव से जुड़ी आप देख सकते हैं रात 7:30 बजे और 10:30 बजे। नमस्कार।